तो कैसे हो मेरे बायोलॉजी के चाहने वालों। आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक बार क्लास 10 सीबीएसई का अगला चैप्टर पढ़ने, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, देखो इस चैप्टर को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारा ये वन शॉट है, लेकिन कुछ भी तुम लोगों का इसमें छूटेगा नहीं। सारे कंसेप्ट जो होंगे, सारे कंसेप्ट में कवर कराते हुए चलूंगा, सारी चीजें जानते हुए चलोगे, कुछ भी चीजें छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो लेक्चर को आराम से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आराम से पढ़ो। ठीक है, तुम लोगों का मैं सिलेबस चाहता हूँ कि बायोलॉजी का एटलीस्ट अगस्त तक मैं खत्म कर दूँ। चलो आगे बढ़ते बिना कोई देरी के। रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्लास 10th का तुम्हारे रोहन भैया द्वारा, रोहन यादव बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में। तो चाहो तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि आगे और पढ़ते रहो। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन बना है दो वर्ड से। पहला है री, दूसरा है प्रोडक्शन। ओके, पहला है री और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन या टू गिव बर्थ। ओके, री का मतलब क्या होता है, दोबारा से, अगेन। एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन यानी टू गिव बर्थ। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी नए चीजों का फॉर्मेशन हो या किसी नए चीजों का जन्म हो। ओके, डिफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन टाइप। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो दो बातें ध्यान देने वाली है। पहला ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा है ऑफ इट्स ओन टाइप। ओके, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स तुम लोग कभी नहीं सुने होगे कि एक जो चेयर है, एक जो चेयर है उसका बच्चा हो रहा है। ओहो, तो तुम लोग कभी नहीं सुने होगे कि एक जो चेयर है उसका बच्चा हो गया, या एक टेबल है उसका बच्चा हो गया। ऑफ कोर्स इन सब चीजों का बच्चा नहीं होता है। जब भी कोई आदमी रिप्रोड्यूस करेगा या कोई जानवर रिप्रोड्यूस करेगा या कोई भी रिप्रोडक्शन होगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। और दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे लिखा ऑफ इट्स ओन टाइप, यानी अपने जैसा। ठीक है, जैसे कि इंसान का बच्चा इंसान होगा, इंसान का बच्चा क्या होगा, इंसान होगा। अगर ये टिंकू लाल है, ये टिंकू लाल है तुम्हारा, तो इसका बच्चा क्या होगा, टिंकू लाला है जो भी हो, तो ये भी एक छोटा टिंकू लाल ही बनेगा। ओके, हाथी का बच्चा हाथी होगा। ऐसा नहीं कि भैंस का बच्चा इंसान के बच्चे का जन्म दे दिया, सांप का बच्चा इंसान जन्म दे दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है वो तुम्हारा सेम जीन में होता है। अगर जीन चेंज हो जाता है तो रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन करने के फायदे क्या है, देखो अगर इस नेचर में कोई चीज है तो उसके कुछ फायदे होंगे ही। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन करता क्या है भाई, रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। अगर कोई स्पीसीज अर्थ पे है तो उसकी कंटिन्यूटी, वो जिंदा रहे, हमेशा सालों साल चलते रहे। ये कौन इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है तुम्हारा रिप्रोडक्शन। अगर समझो कि तुम इंसान हो, सारे इंसान जो है वो रिप्रोडक्शन करना खत्म कर दे तो इंसान कितने साल जिएंगे, 80 साल तक जी सकते हैं यार, 80 साल तक जी सकते हैं। उसके बाद तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उसके बाद तो इंसान एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये चीजें ध्यान देने वाली है। अगर इंसानों को जिंदा रहना है, हमेशा इस धरती पे बने रहना है, तो बार बार क्या करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखो कोई अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो अर्थ पे अपनी कंटिन्यूटी कैसे रखेगा, अपना जो स्तर है वो कैसे बनाए रखेगा, अपनी एग्जिस्टिबिलिटी कैसे रखेगा, नहीं रख पाएगा। ऑफ कोर्स वो जाके एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी एनिमल जाके एक्सटिंक्ट हो जाएगा आगे जाके। तो एक्सटिंक्शन ना हो, हम लोग अर्थ पे बने रहे, इसलिए कोई भी क्या करता है भाई, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अगला क्या है एडवांटेज रिप्रोडक्शन का, कि इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन।
विच लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। ये क्रिएट करता है क्या? जेनेटिक वेरिएशन। अब ये जेनेटिक वेरिएशन क्या है? जेनेटिक वेरिएशन चेंजेस है, ऐसे चेंजेस जो हमारे डीएनए में होते हैं। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, हम लोग इवॉल्व करते हैं, इवोल्यूशन होता है। तो ऐसे जरूरी चेंजेस जो हमारे लिविंग के लिए जरूरी है, जो हमारे लिविंग के लिए इंसेंशियल है। किसके लिए इंसेंशियल है? लिविंग के लिए जरूरी है। ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। तो रिप्रोडक्शन से ही ना जेनेटिक वेरिएशन होगा। देखो, एक डीएनए पेरेंट्स का गया ऑफस्प्रिंग में, फिर उसके गया उसके बच्चे में, तो तभी तो डीएनए में चेंजेस होंगे। डीएनए बार बार रिप्रोड्यूस होगा, कॉपी बनेगा। कॉपी बनता है डीएनए का रिप्रोडक्शन के टाइम, तभी तो कॉपी बनेगा, तो चेंजेस होंगे, तभी तो इवोल्यूशन होगा। तभी तो तुम लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो गए, या फिर किसी भी पैथोजन से लड़ने के लिए और तैयार हो गए, या मुसीबतों को झेलोगे। अगर चेंजेस नहीं हुआ, अगर सोचो कि हम लोग के अंदर चेंजेस नहीं हुआ होता, तो हम लोग पहले बंदर थे। क्या थे? पेड़ों पे लटकने वाले बंदर थे। अगर चेंजेस नहीं हुआ होता, तो आज हम लोग दो पैरों पे खड़े वाले इंसान होते, जिनके पास पूछे नहीं हो, नहीं होते ऑफ कोर्स। तो ये सब चेंजेस हमारे लिविंग के लिए जरूरी थी। टाइम टू टाइम हमें परिवर्तन जरूरी है, हम लोगों को परिवर्तित होना पड़ेगा। तुम भी अगर परिवर्तित नहीं होगे, तो कैसे कॉप अप कर पाओगे इस दुनिया में? ये दुनिया बहुत ही जालिम है। तो तुम लोगों को कॉप अप करने के लिए परिवर्तित होना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेंगे। ओके, तो यही अगला पॉइंट है कि इट हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के इवोल्यूशन में, जैसे तुम लोग थे पहले बंदर, यानी हम लोग ही, फिर उसके बाद बने थोड़े कुछ और स्पेसिफिक बंदर और इंटेलिजेंट बंदर, फिर धीरे धीरे जाके होमोसेपियंस बने, और अब जाके बने हैं होमोसेपियंस सेपियंस। सॉरी, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको इरेज करके। अब क्या इवॉल्व होके बने हो तुम लोग? होमोसेपियंस सेपियंस। ओके, आगे क्या बोल रहा है भाई कि रिप्रोडक्शन इंश्योर द इकोसिस्टम, या फिर इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड बाय रिप्रोडक्शन। क्या कहना चाहता है? तुम लोग आगे वाले चैप्टर में इकोसिस्टम या आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में, यानी इकोलॉजी चैप्टर है, तो उसमें फूड चेन, फूड वेब के बारे में जानोगे। जैसे कि ये तुम्हारा, ओहो मेरी ड्राइंग इतनी गंदी क्यों है, बट कॉप अप करो लोग स्टूडेंट्स। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर चलो कोशिश करते हैं। जैसे ये तुम्हारा एक फ्लाई है। ओके, इंसान ही बार बार मेरे से बन जाता है, कोई बात नहीं, ये फ्लाई है। ये कौन खाया? मेढक खाया। ये अपने लंग टंग से, लॉन्ग टंग से मेढक खा गया। ओह, कोई बात नहीं। तो अगर मान लो फ्लाई रिप्रोड्यूस ना करे, तो मेढक क्या खाएगा? मेढक फ्लाई खाता है, मेढक नहीं कुछ खा पाएगा, तो मेढक मर जाएगा भाई। कोई मेढक को खाने वाला जानवर होगा जो कि स्नेक है, स्नेक भी मर जाएगा, क्योंकि मेढक नहीं खा पाएगा। तो वो भाई कैसे जिंदा रहेगा अगर वो नहीं खा पाएगा तो? और मेढक मर जाएगा तो स्नेक क्या खाएगा? तो ये सब चीजें कौन मेंटेन करता है? रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है। तुम लोग बहुत बार सुने होंगे क्या, कि अगर इस दुनिया से मक्खियां मर जाए, तो सारे लोग मर जाएंगे। मधुमक्खियां अगर एलिमिनेट हो जाए, तो सारे लोग मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बीज है, वो फ्लावर को पॉलिनेट करती है। क्या करती है? फ्लावर को पॉलिनेट करती है। और पॉलिनेशन से क्या होता है भाई? पॉलिनेशन से प्लांट नए बनते हैं, और न्यू प्लांट तुम्हारे ऑटोट्रॉप्स है, तो वो हमें और खाना देंगे। तो बीज भी एक छोटा, इतना छोटा सा जानवर, सोचो इतना छोटा सा जानवर रिप्रोड्यूस करे, वो हमारे लिए इतना जरूरी है ताकि हम लोगों का लिविंग जिंदा रह सके। तो इस इकोसिस्टम में हर चीज जरूरी है। ओके, और ये सब चीज कैसे मेंटेन हो रहा है? रिप्रोडक्शन से। ठीक है, आगे देखो क्या है। ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलैरिटी बिकॉज दे हैव डीएनए ऑफ देयर पेरेंट्स। जैसे मैं बोला क्या शुरुआत में, कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो
एक जैसे दिखते हैं, अपने जैसे दिखते हैं। जैसे तुम कैसे दिखते हो यार, तुम ह्यूमन की तरह दिखते हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या है, ह्यूमन है। तुम देखे हो क्या कि मम्मी पापा बोलते हैं कि यार 50% इसका नाक चाचा की तरफ है, 20%, 20% तो नहीं बोलते, पर बोलते हैं कि आंख ही इसका पापा पे गया है। तो ये कैसे बोलते हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है भाई तुम्हारे पेरेंट्स से, यानी मम्मी और पापा से आ रहा है। इसलिए तुम उनकी तरह दिखते हो। इसलिए किसकी तरह दिखते हो यार, उनकी तरह दिखते हो। जो जेनेटिक मटेरियल तुम्हारा डीएनए है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल, वो कहां से आया तुम्हारा, पापा मम्मी से आया। पापा मम्मी के पास कहां से आया, दादा दादी से आया। दादा दादी के पास कहां से आया, उनके ऊपर चलती 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 रहती है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ मटेरियल दादा से भी मिला है, दादी से भी मिला। खैर छोड़ो, आगे बढ़ाते हैं। ये सब अपना दादा दादी से पूछते रहना कि आंखें किसके साथ मिल रही है, नाक किसके साथ मिल रहा है। चलो, ये डीएनए डीएनए तो जाने, अब डीएनए है क्या, ये जानो पहले। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं रेड में। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसा राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो डीएनए क्या है, डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। डीएनए क्या है, एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है, एक बायोमोलिक्यूल है। यार बायोमोलिक्यूल होता क्या है, बायोमोलिक्यूल सुनने, बायोमोलिक्यूल होता क्या है, जान कलर चेंज कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स उन सारे लिविंग मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो तुम में प्रेजेंट है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। चलो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए, दोबारा अब आते हैं फिर से डीएनए पे। तो डीएनए क्या कैरी करता है, डीएनए कैरी करता है इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन। कैसा इंफॉर्मेशन भाई, तो इंफॉर्मेशन जैसे कि तुम्हारे बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब कौन कैरी करता है, डीएनए। ये तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल सारे फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स को कैरी करता है। कुछ एग्जांपल्स देखो, ये क्या कैरी करता है, इट कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ आई कलर, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया बट कोई नहीं। आई कलर, तुम्हारा हेयर कलर, तुम्हारा नोज टाइप, ईयर का शेप, बिहेवियर, ब्लड ग्रुप, टेस्टोस्टेरोन में जो चेंजेस तुम में होने हैं, ये सब कौन करता है, ये सब कौन चेक्स करता है, ये सब तुम्हारा ये छोटा सा मॉलिक्यूल्स या बड़ा सा मॉलिक्यूल्स, तुम जो बोलना है बोलो, क्योंकि डीएनए तुम जानते हो कि कितना ज्यादा प्रेजेंट है हमारे एक सेल में। एक सेल में हमारे इत, एक सेल के बाद छोड़ो, तुम्हारे पास इतना डीएनए है कि तुम अर्थ से प्लूटो के पास जाओगे और फिर वापस भी आ जाओगे, समझे। 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है सिर्फ एक सेल के अंदर। एक सेल के अंदर कितना होता है यार, लिखना है तो लिख लो। वन सेल, ओके, लेट मी चूज द पेन। वन सेल हैव 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। सिर्फ एक सेल के पास तुम्हारा 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, तो सोचो तुम्हारे बॉडी में कितना सेल है। चलो अब डीएनए और अच्छे से जानते हैं क्या। तो डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है डीएनए भाई, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये धागे की तरह दिखाई दे रहा है ना, हाँ। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ आवर सेल एंड कैरीज ऑल आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ऑफ आवर सेल। जैसे सेल है तुम्हारा, उसके अंदर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। और क्या कैरी करता है ब्रो, क्या कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी तुम्हारा आंख का कलर कैसे होगा, नाक का शेप कैसा होगा, मामा पे जाओगे, मामी पे जाओगे, दादा पे जाओगे, या तुम्हारी आजी पे जाओगे, या जिस पे भी जाओ, ओके। ये सारी चीजें कौन कैरी करता है, तुम्हारा डीएनए। पर ये डीएनए ट्रांसफर कैसे हुआ रिप्रोडक्शन में, इतना जान गए कि यार मम्मी और पापा से 50-50% डीएनए मिला, तुम्हारा 50-50% डीएनए मिला। पर ये आया कहां से डीएनए, ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन के थ्रू आया होगा। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे चीज होंगे जो क्रोमोसोम्स होंगे, 50% तुम्हारे मम्मी से आए होंगे, 50% तुम्हारे पापा से आए होंगे। इससे पहले सेल डिवीजन में तुम लोग जाने होगे लोग, माइटोसिस डिवीजन,
तो खैर वो हम लोग कैरी नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन पे ही आगे आते हैं। ओके, अगले टॉपिक को और अच्छे से इनहांस करते हैं हम लोग। देखो, दो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, दो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, दो तरीके से तुम लोग प्रजनन कर सकते हो या कोई जानवर प्रजनन कर सकता है। लेट मी चूज ग्रीन। ओके, पहला तरीका क्या है? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा तरीका क्या है? सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये दोनों में अंतर क्या है यार? सबसे पहला अंतर तो यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है। नो गैमेट फॉर्मेशन। ओके, देयर इज नो गैमेट इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन होती है। देयर इज गैमेट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे क्या है? क्योंकि गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। सिंगल पेरेंट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, दो पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर कोई पेरेंट्स है जो कि सिंगल है, अरे यार गंदी बात मैं कर देता हूं, मतलब एक लड़की खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए एक अपोजिट सेक्स यानी एक लड़के की, एक मेल की, एक काउंटर पार्ट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए दो पेरेंट्स की जरूरत है, पहला एक फीमेल, दूसरा एक मेल। ओके, बिना इसके रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ओके, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। और यहां गैमेट फॉर्मेशन हुआ तभी तो 50% तुम्हारे गैमेट्स कहां से है, सॉरी 50% तुम्हारे क्रोमोसोम कहां से है, मम्मी से, और 50%। तो चलो थोड़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग गौर फरमाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक सिंगल सेल एमोबा लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, एंड देन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सबसे पहले अपना ग्रोथ कर रहा है, एंड देन यहाँ पे ये देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। लिखो यहाँ पे साथ में मेरे, क्या हो रहा है यहाँ पे? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस होता क्या है, उससे पहले जानो। कैरियोकाइनेसिस मिला है दो वर्ड से, ये दो वर्ड मिलके बना है। पहला है कैरियोन, पहला क्या है? कैरियोन। दूसरा है काइनेसिस। कैरियोन्स का मतलब होता है प्रो न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। लिखना चाहो तो लिखो, कैरियोकाइनेसिस is a process in which nucleus of a cell divide। क्या होता है ब्रुकाइनो कैरियोकाइनेसिस? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड करता है। ओके, एंड देन यहां पे देखो क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। तुम्हारा सेल में डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रहा है। लिखो यहां पे यार, साइटोकाइनेसिस, CYTOKINESIS। ये साइटोकाइनेसिस भी दो वर्ड से मिलके बना है। पहला क्या है? साइटो, जिसका मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म तुम्हारा। और काइनेसिस का मतलब तुम तो जानते ही हो क्या है? डिवीजन। साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसका डिवीजन हो रहा है? साइटोप्लाज्म का, इनडायरेक्टली तुम्हारे सेल का। तो साइटोकाइनेसिस इज अ प्रोसेस
in which cytoplasm of a cell divide. सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ये क्या है तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। तो यहां पे देखो साइटोकाइनेसिस होके क्या बना, यहां पे बना दो डॉटर सेल, और दोनों में देखो अगर यहां पे इसमें 50 क्रोमोसोम्स थे तो इसमें भी कितने क्रोमोसोम है, 50-50 क्रोमोसोम्स है। ये नहीं कि 50 क्रोमोसोम्स थे तो इसमें 25 हो गए, आधा यहाँ पे 25, क्योंकि ये क्यों यहाँ पे 50-50 दोबारा है। आगे के हायर क्लासेस में तुम लोग जानोगे कि जब कार्योकाइनेसिस होता है तो उससे पहले क्रोमोसोम का भी डिवीजन होता है। ठीक है, खैर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि पहले बताया कि एक फीमेल है तुम्हारी, ये एक पेरेंट्स, और दूसरा पेरेंट्स तुम्हारा ये मेल है। ठीक है, फीमेल से क्या आया, एग आया यानी ओवम आया जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स थे। ओके, और मेल से क्या आया, तुम्हारा स्पर्म आया। ओके, और इनके पास क्या है, इनके पास तुम्हारे पापा से आए हुए 23 क्रोमोसोम है। दोनों का फ्यूजन हुआ यानी फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड देन उससे क्या बना, जाइगोट। जाइगोट जिसमें कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। तुम्हारे मम्मी के 23 और पापा के 23 कितने बन गए, 46। कितने बन गए, 46। ओके, तो ये 46 क्रोमोसोम है कैसे, 23 के पेयर में। ओके, कैसे ब्रो, 23 के पेयर में। ओके, एंड देन ये जाइगोट डिवाइड करता है और तब बना देता है क्या, एक छोटा मोटा एम्ब्रो एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो बना देता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो बनता है, ये भी जान के लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट दो डॉटर सेल बन गए। आगे जानो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए लिविंग बॉडी में कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि उसी के थ्रू लिविंग सेल्स या लिविंग बॉडी या लिविंग बीइंग क्या करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। ठीक है, और आगे क्या है कि कुछ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी बॉडी सेल के द्वारा किए जा सकते हैं। तुम लोग पढ़ोगे कि वेजिटेटिव सेल्स, कोई भी वेजिटेटिव सेल से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, यानी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, देखो शुरुआत में मैं क्या बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके मैं सबसे ऊपर आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है। तो वही चीज मैं यहां पे लिखा हूं कि स्पेशलाइज सेल जिनको हम लोग गैमेट्स बोलते हैं, स्पेशलाइज सेल। स्पेशलाइज इसलिए क्योंकि ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, स्पेशल इसीलिए बनाया जाता है कि रिप्रोडक्शन कर सके। इन specialized cell involved in sexual reproduction called as gamete या is gamete। तो गैमेट फॉर्मेशन होता है। ओके, किस लिए, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। फीमेल में होता है तुम्हारा गैमेट ओवा, एग या ओवम, जिसको ऊपर ओवम पढ़े। ठीक है, और मेल में कौन गैमेट फॉर्म होता है, कौन सा गैमेट फॉर्म होता है, ऑफ कोर्स एग तो होगा नहीं, स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, गैमेट किस लिए बनते हैं यार, गैमेट बनते ताकि तुम्हारे क्रोमोसोम को कैरी करे, तुम्हारे डीएनए को कैरी करे, तुम्हारे ये प्यारे प्यारे जो जेनेटिक मटेरियल मम्मी पापा ने तुमको दी है, ठीक है, उसको कैरी करे। ये जो नाक तुम्हारी जो मम्मी पे गई है ना खूबसूरती वाली, वो कौन कैरी किया, तुम्हारे मम्मी और पापा द्वारा बनाया गया गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवा। ओके, अब जानो यार फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है दोनों गैमेट्स का फ्यूजन, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जैसा कि ऊपर डिस्कस किए थे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड। क्या बनता है यार, जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट है क्या, तो जाइगोट इज अ सिंगल सेल दैट कंटेन डीएनए ऑफ बोथ मदर एंड फादर। देखो ये जाइगोट, इसके पास 46 क्रोमोसोम,
वो भी 23 के पेयर में, यानी 23 कहां से आए, मम्मी से, 23 कहां से आए, पापा से। ओके, अब देखो ये जो ना जाइगोट है, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिए थे, इसके अंदर होगा बहुत ही सारा सेल डिवीजन, बहुत ही सारा सेल डिवीजन। ओके, और ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो तुम्हारा 9 मंथ के बाद क्या बना देगा, बहुत सारे सेल डिवीजन करते 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 ये बना देगा एक छोटा सा प्यारा सा बेबी। ओके, जो तुम बने थे बचपन में, क्या बन गए तुम, बेबी। कहां से बने तुम यार, तुम बेबी बनने से पहले थे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनने से पहले थे जाइगोट, और जाइगोट बनने से पहले थे एक ओवा और एक स्पर्म। क्या थे, एक ओवा और एक स्पर्म। ठीक है, आगे जानो यार, ये केस ऑफ एमोवा में कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, देखो जो ये पढ़े तुम ऊपर यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे क्या हुई थी, एमोवा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी फीजन। फीजन का मतलब होता है अलग होना, एक चीज से अलग होना। फ्यूजन का मतलब होता है कि दो चीजें हैं, दोनों मिलके एक चीज बनाए। ठीक है, दोनों मिलके फ्यूजन हो गया, दोनों मिलके एक चीजें बनाई। और फिजन का मतलब है एक चीज से दो अलग अलग चीज बनी। ठीक है, तो ये बाइनरी फिजन के द्वारा, ठीक है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन करता है एमोबा तुम्हारा। ठीक है, एमोबा में होता है साइटोप्लाज्म पहले इन लार्ज, अपना साइटोप्लाज्म ग्रोथ करेगा, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस किए। उसके बाद न्यूक्लियस गेट डिवाइडेड एंड देन सो डज साइटोप्लाज्म, यानी पहले साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ किया, एमोबा खुद को बढ़ाया, और फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया, यानी कैरियोकाइनेसिस कर लिया। एंड देन दोबारा से जब कैरियोकाइनेसिस कर लिया, तो यहां पे ये साइटोकाइनेसिस कर लिया। क्या कर लिया, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो देखो यहां पे बन गया दो डॉटर सेल एमोबा का, दो छोटे छोटे बच्चे किसके, एमोबा के। हियर पेरेंट्स हैव नो एग्जिस्टेंस। क्यों, क्योंकि जो नए डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बने वो पेरेंट्स से बने। तो ये जो पेरेंट्स है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी बाइनरी फिजन में खास करके बता रहा है कि पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है जैसे ही डिवाइड किए, दो डॉटर सेल का एग्जिस्टेंस आ जाता है। देखो ये पुराना वाला एमोबा गायब हो गया यहां से, इसको मैं गायब कर भी देता हूं, और डॉटर सेल सही सही। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ और पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस चला गया। अब जानो यार ये क्रोमाटीन क्या होता है। ठीक है, देखो जब डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, इससे पहले देखो ये ऐसा ऐसा तुम लोग कहीं ना कहीं पिक्चर देखे ही होगे लोग, डीएनए का तुम लोग ऐसा ऐसा देख लिए। ठीक है, क्रोमोसोम्स का तुम लोग ऐसा ऐसा देखे होगे। तो ये सब क्या होता है यार, क्रोमोसोम्स का तुम लोग ऐसे 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 करके इमेज तो कहीं देखे ही होगे लोग। तो ये सब क्या होता है, आई थिंक आई शुड टेक ड्राइंग क्लासेस। तुम लोगों में से कोई ड्राइंग में एक्सपर्ट है ना, तो कमेंट में मेरे को बताया कि ड्राइंग कैसे करना। आई विल लर्न हाउ टू ड्रॉ थिंग्स। बट कोई नहीं, हम लोग अभी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। देखो जब डीएनए प्रेजेंट होता है स्कैटर्ड फॉर्म में न्यूक्लियस में, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमाटीन। ऐसे ऐसे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और ऐसे स्कैटर्ड है, ऐसे जैसे मैं पिक्चर यहां बनाया हूं ना, मेहनत करके बना के लाया हूं, ऐसे फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाटीन। ठीक है, ह्यूमन डीएनए का लेंथ कितना होता है, 2.2 मीटर इन अ सिंगल सेल। जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े थे कि एक सेल में ही हमारा डीएनए का लेंथ कितना है, 2.2 मीटर। ओके, तो 2.2 मीटर का क्रोमाटीन कंडेंस एंड क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए में। कंडेंस कर दिया जाता है यानी उसको एकदम सिकुड़ा दिया जाता है, क्वाइल कर दिया जाता है, यानी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे स्पेस क्रिएट करा दिया जाता है। तभी तो 2 मीटर लंबा डीएनए तुम्हारा एक माइक्रोमीटर से भी छोटा सेल के अंदर पैक्ड होता है। और यही कंडेंस एंड क्वाइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं,
क्रोमोसोम्स ये क्रोमोसोम के रूप में पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या था, ऐसा डीएनए था, एकदम इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था, 2.2 मीटर का लंबा छलांग बना रहा था। और तब इसके मम्मी पापा ने इसको डांटा, खुद को क्वाइल कर लिया, कन्वेंसेंस कर लिया, ठीक है। और फिर क्या बना दिया, ये क्रोमोसोम बना दिया। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम आर हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ऐसे डीएनए, ऐसे फॉर्म ऑफ डीएनए जिसमें बहुत सारी क्वालिंग हो, बहुत सारे कंडेंसेशन हो, एकदम पैक्ड हो, एकदम पैकेजिंग हो डीएनए का, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। और क्रोमोसोम्स तभी देखते हैं जब सेल में डिवीजन हो रहा हो, ऐसे तुम क्रोमोसोम्स को नहीं देख सकते हो। जब सेल में डिवीजन हो रहा, मेटाफेज है, एक डिवीजन का स्टेज होता है, तब तुम क्रोमोसोम को देख सकते हो। अब देखो यारा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए ओकर्स, सेल डिवीजन के दौरान डीएनए का क्वाइलिंग होता है, कंडेंसेशन होता है उसी वक्त, ओके। ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है, हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, 23 के पेयर्स में। कैसे, 23 के पेयर्स में, यहां पे मैं लिखा हूं शायद से, लेट मी रेज, these are present in pairs of 23, human have 23 pair of chromosome, okay। अब ये डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, देखो बॉडी में सारी चीजें प्रोटीन की बनी हुई है, डीएनए भी एक तरीके प्रोटीन को मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से बना है। अब बॉडी में प्रोटीन बनता कैसे है, ये जानते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन से बने, सारे हार्मोन्स प्रोटीन है। पर ये प्रोटीन बनता कैसे, प्रोटीन इतना जरूरी है हमारे लिए, तब तो प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, मम्मी से बोलो प्रोटीन बनाए, पनीर आज बना के खाना लो, ओके। चलो आगे पढ़ते हैं, छोड़ो मजाक हो गई बस बहुत। हाउ प्रोटीन इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, देखो डीएनए के पास होता है इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने का। जैसे कि तुम्हारी मम्मी के पास रेसिपी है कि पनीर की सब्जी कैसे बनाए, वैसे ही डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन कैसे बनाए। प्रोटीन कितना ज्यादा हमारे बॉडी में कि देखो सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन ही है, ठीक है। सारे हार्मोन्स तुम्हारे प्रोटीन ही है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए ही थे, ठीक है। तो डीएनए के पास बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, और हर एक सेगमेंट्स के पास अपना रेसिपी होता है, अपने टाइप का, यही अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाने का। और ऐसे सेगमेंट्स जो डीएनए में प्रोटीन बनाते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। देखो जैसे ये डीएनए है तुम्हारा, ये डीएनए है, ऐसे लॉन्ग हो रहा है, और ये सेगमेंट जो है ये तुम्हारा आई कलर दे रहा है, आई कलर दे रहा है, तो ये क्या है, जीन ऑफ आई कलर। ये जो सेगमेंट है, ये तीन ऐसे ब्लॉक, ये तुम्हारा जीन ऑफ ईयर शेप है, इसके पास ऐसे प्रोटीन है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे ईयर का शेप डिसाइड करते हैं, वो क्या है, ये उसके जीन है, क्या है, जीन है, ठीक है। तो हमारे पास 20,000 से लेके 25,000 अलग अलग जीन होती है, सोचो कितनी ज्यादा जीन है, और ये सारी जीन एक साथ कहलाती है जीनोम। देखो जीन ऑफ आई कलर एक है, अलग है, जीन ऑफ ईयर कलर अलग है, ईयर का तो कलर होता नहीं, ईयर का शेप होता है, वो अलग है, ठीक है। जीन ऑफ नोज शेप अलग है, और ये सारी जीन जितनी तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट है, 20,000, 25,000, 26,000, कभी एक्स्ट्रा तुम दिमाग लगाते होगे तो तुम्हारे पास मान लेते 50,000 हो, तो ये सारी चीजें जो है टुगेदर कॉल्ड क्या कहलाती है, जीनोम। और टोटल जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे बॉडी में जो है उसको क्या कहते हैं, डीएनए। अब देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट जान लो कि क्रिक साहब ने सेंट्रल डोगमा का स्कीम दिया था। उन्होंने बताया था कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, या प्रोटीन खुद प्रोटीन कैसे बना। देखो क्या बोला था क्रिक साहब ने कि डीएनए से डीएनए बनने के मेथड को बोलते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन, द मेथड इन विच डीएनए रेप्लिकेट्स इटसेल्फ टू फॉर्म डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अब डीएनए से आरएनए बनने को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
द प्रोसेस इन विच आरएनए फॉर्म डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से आरएनए बनने को प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन। आरएनए रेप्लिकेशन, ओके। एंड आरएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डायरेक्ट डीएनए तुम्हारा प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। पहले तुम पनीर की सब्जी डायरेक्ट नहीं बना देते हो, मम्मी को बोलते हो मम्मी मम्मी पनीर की सब्जी बनाओ, तो पहले तुम मम्मी को ऑर्डर दिए, ठीक है, मम्मी को मार्केट से सब सामान लिए, और मम्मी यानी आरएनए प्रोटीन बनाता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन मेकिंग फ्रॉम आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब जानो डीएनए रेप्लिकेशन। The basic event of reproduction is creation of DNA and its copies। पहला ही इवेंट है रिप्रोडक्शन का कि भाई डीएनए की कॉपीज बनाओ, क्योंकि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वही कैरी कर रहा है सारे इंफॉर्मेशन। बॉडी के फंक्शंस कैसे करेंगे, तुम सांस कैसे लोगे, तुम आगे जाके कैसे फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए डीएनए का कॉपी बनाना सबसे जरूरी है। डीएनए ही कैरी कर रहा है तुम्हारे आंखों का कलर, नाक का कलर, ये सारी चीजें। बट ये सब कैरी करने के अलावा वो बेसिक फंक्शन की डिटेल्स भी तो कैरी कर रहा है साथ में, बेसिक फंक्शन भी तो कैरी कर रहा है। तो इसलिए डीएनए की कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। और डीएनए की कॉपी बनाने को क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर apparatus। यानी डीएनए रेप्लिकेशन के बाद फिर से सारे सेलुलर apparatus के बीच डिवीजन होगा और वो भी रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारे बॉडी में है मान लो, तो फिर से वो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके एक और माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। ये सारे सेल apparatus, सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब यहां से बना डीएनए की कॉपी। देखो ये तुम्हारा डीएनए टाइप का था, इसको ओरिजिनल कलर में ही कर देते हैं इरेज करके। एक ग्रीन डीएनए का स्टैंड था, एक ब्लू डीएनए का स्टैंड था। यहां पे तुम्हारा डीएनए का हुआ रेप्लिकेशन, यानी दो स्टैंड तुम्हारे ग्रीन बने, तुम्हारे यहाँ पे दो स्टैंड तुम्हारे ब्लू बने। तो ये क्या हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन। और एक साइड स्टैंड चला जाएगा देखो तुम्हारा डॉटर सेल में, और दूसरा चला जाएगा दूसरे डॉटर सेल में। तो दो डॉटर सेल विथ हाफ ऑफ डीएनए। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे तुम्हारा डीएनए कितना था? ज्यादा था। यहाँ पे दो डीएनए था उस वक्त सेल में, अभी यहाँ पे 4 डीएनए है इस फेज तक। और फिर उसके बाद ये 4 डीएनए बट गए दो हाफ ऑफ। यहाँ पे जो मैं बोला था कि 50 क्रोमोसोम है, 50 क्रोमोसोम, जहां पे 50 क्रोमोसोम्स कैसे आ गई यार? 25-25 क्यों नहीं है? अब यहाँ पे जान गए कि ये बीच फेजेस में ये कैरियोकाइनेसिस के बाद डीएनए भी क्या कर दिया था? रेप्लिकेट कर दिया था ब्रो। डीएनए भी रिप्रोड्यूस कर दिया था, खुद का मॉडिफिकेशन करवा दिया था खुद से ही। आगे जानो। दैट इज वाई दस while reproduction copying of DNA and cell organelles occur। यानी रिप्रोडक्शन के दौरान सेल ऑर्गेनल्स और डीएनए की कॉपिंग करना, यानी डीएनए की कॉपी बनाना, रेप्लिकेट करना जरूरी है। पर यार, ये पर क्यों आ जाता है? पर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। लिखा क्या है मैंने, जो कि तुम लोग भी लिखोगे, मेरे साथ लिखते रहो यार, सीखते रहो। No biochemical reaction is absolutely reliable and the process of copying of DNA will have some variation each time. As a result, DNA copies generated will be similar but may not be identical to original। क्या कह रहा है? कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस रिलायबल नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशन हो ही जाता है। तो जब भी डीएनए की कॉपी होगी, कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा। और जो डीएनए है वो तुम्हारे माई बाप की तरह नहीं दिएगा, थोड़े चेंजेस, यानी आइडेंटिकल नहीं रहेगा। जैसे ये देखो, ये ए है, तुम्हारा ए जीन इंफॉर्मेशन को कुछ कैरी कर रहा होगा,
ये तो होगा यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहां पे कुछ चेंजेस बन गए और देखो ए की बी की जगह एफ बन गया, सी डी था, ई की जगह जी बन गया। ये सब क्या है? एरर है। तो दीज आर द एरर ऑकर्ड एंड सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज। तो क्योंकि ये एरर हो जाता है तो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो देखोगे कि मम्मी और पापा दोनों के आंखें हरी हरी और तुम्हारे आंखें भरी भरी ब्लू ब्लू। द चेंज इन सीक्वेंस कैन मेक चेंज इन कैरेक्टर। एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोले कि ब्लैक आई कैन टर्न ब्राउन इन ऑफ स्प्रिंग, यानी तुम्हारी काली आंखें भूरी आंखें बन गई। आगे पॉइंट क्या लिखा है? When organism reproduce, the offspring show minor variation due to inaccuracy in DNA copying. Of course यार, हर टाइम तुम पापा के रास्ते कदम पे नहीं चलते हो, कुछ ना कुछ वेरिएशन करते हो। तो वैसे ही जब भी रिप्रोडक्शन होगा तुम भी करोगे तो थोड़ी सी वेरिएशन तो हमेशा ही होगी, क्योंकि क्या कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस 100% रिलायबल नहीं है, 100% सेम नहीं बनेगा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। देखो वेरिएशन क्या है? द डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए अमॉन्ग इंडिविजुअल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन या इन द पॉपुलेशन, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अब देखो हमारे बीच ना 0.1% ही वेरिएशन है, और इतनी वेरिएशन सोचो कितनी ज्यादा है कि तुम और हम दिखने में अलग है, बात करने का तरीका अलग है, हम लोग सेम नहीं है, सिर्फ इतने ही वेरिएशन से। तो वेरिएशन कितना जरूरी है तुम लोग जान गए। आगे जानो, कुछ वेरिएशन नॉन यूजफुल होते हैं या ज्यादातर तो वेरिएशन यूजफुल होते हैं, बट कुछ तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, हो गया चलो ठीक है। जैसे कि ब्लैक विंग टर्न्स येलो इन मोथ्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उस वक्त जो विंग्स थे मोथ्स के वो काले कलर के थे, बट फिर उनके बाद वो येलो हो गए। ये सब क्या है? नॉन यूजफुल है। लाइट कलर जो है वो इजिली डिटेक्टेड है, और वो जो मोथ्स है इजिली चिड़ियाओं ने खा लिया उनको। ये सब क्या है भाई? नॉन यूजफुल वेरिएशन। तुम्हारे अंदर ब्राउन आइज टर्न हो गई ब्लैक से, या ब्लैक आइज टर्न हो गई ब्राउन से। आंखों का काम क्या था? देखना। अभी भी तुम देख ही रहे हो। तो ये सब क्या है? नॉन यूजफुल वेरिएशन। बट वेरिएशन बहुत जरूरी है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन्स ने बोला था, वेरिएशन से ही हुआ। तो वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। समय के दौरान सर्वाइवल के लिए वेरिएशन का जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन से अलग अलग वेराइटीज निकलती है स्पीसीज में। जैसे तुम लोग अलग वेराइटी की स्पीसीज लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो लोग। क्या है वेरिएशन का आउटकम? वेरिएशन रिजल्ट इन वेराइटीज विद इन अ स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के अंदर अलग अलग वेराइटीज। कौन रिजल्ट करता है? किससे हुई? वेरिएशन हुई। तुम में और हम में वेरिएशन है, तभी तुम कैसे दिखते होगे मेरे को क्या पता स्क्रीन के पीछे, और तुम भी मेरे को कहां देख पाओगे। मैं फेस रिवील करूंगा टाइम के साथ। या इसका इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का? देखो, इट इज a very important process and it helps organisms to adapt in changing environment. Variation provides stability to a species and therefore help in evolution. अगर वेरिएशन नहीं होगा सोचो, तो जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसमें स्पीसीज खुद को अडेप्ट कैसे करेंगे ये जान ही नहीं पाएंगे। और वेरिएशन से ही इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन से ही स्टेबिलिटी बैठती है। तभी तो पहले हमारे पूछ थे, इवॉल्व होके देखो अब हमारा पास पूछ नहीं है। वेरिएशन होते गई पीढ़ी दर पीढ़ी 500 रिप्रोडक्शन हुआ, 600 हुआ, उसमें हल्की हल्की वेरिएशन होते होते पूछ हमारी गायब हो गई, यानी इवोल्यूशन हुआ। ओके, रिपीटेड वेरिएशन को बोलते हैं इवोल्यूशन। थाउजेंड्स ऑफ टाइम तक वेरिएशन होते रहे उसको क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। अब फिर से आ जाओ रिप्रोडक्शन पे। तुम लोग बहुत इससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, आओ फिर से रिप्रोडक्शन पर है। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, डिटेल्स में जानते हैं इन दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है भाई?
कि वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमेट्स फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर्स, यानी फर्टिलाइजेशन ऑकर। क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। मियोसिस नहीं होता है, क्योंकि मियोसिस किसके लिए यूज होता है? तुम्हारे गैमेट्स बनाने के लिए। मियोसिस सेल डिवीजन किसके लिए यूज होता है? एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो किसके लिए यूज होता है? गैमेट फॉर्मेशन के लिए। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हुआ क्योंकि यहाँ पे गैमेट को फॉर्म करना था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर कहाँ पाओगे? तुम सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाओगे। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम ज्यादातर कहाँ पाओगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते, तुम्हारा एमोबा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर दिया, पर तुम खुद या कैट या तुम्हारी ये प्यारी सी बिल्लू रानी कैसे किया रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही कम टाइम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक बैक्टीरिया है तुम्हारा ई कोलाई, वो 90 मिनट के अंदर रिप्रोड्यूस कर लेता है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत लंबे टाइम, जैसे कि मंथ्स तक की रिक्वायर्ड हो जाती है। 9 मंथ्स तक टाइम लग जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारा इवोल्यूशन तो होता है, बट नॉट एज मच एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट नॉट एज मच एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होते रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन। एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा कहाँ हो रहा है? एमोबा में, प्लाज्मोडियम में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है? ह्यूमंस में, पक्षियों में, एप्स में, यानी ओके। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, पहली बात है जान लो। पहला ये कि दिस प्रोसेस रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम, यानी बहुत कम टाइम में, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हो जाता है ये। द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हियर एंड ग्रो रैपिडली। यहाँ पे क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जैसे तुम्हारा ब्रेड पे कोई एक बैक्टीरिया लग गया, माउल्ट्स आ गए, ब्रेड माउल्ट्स, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है वो, बहुत जल्दी तुम्हारा ब्रेड खराब हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी रैपिडली रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। New individual produce are genetically and morphologically similar to each other. Asexual reproduction में एक अच्छी चीज या फिर खराब चीज जो भी तुम लोग देखते हो कि जो नया ऑर्गेनिज्म है, जो डॉटर सेल है, वो 100% अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? 100% मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, दिखने से भी, जेनेटिक कोड से भी, और मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहर स्ट्रक्चर से भी। जैसे तुम कैसे अपने एग्जैक्ट पापा की कॉपी नहीं हो, बट यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल भी स्ट्रक्चर वाइज भी ये सब 100% एक जैसे ही दिखते हैं। ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। दोनों में होता है। मल्टीसेलुलर भी करते हैं जैसे फंगस, और यूनिसेलुलर जैसे तुम्हारा ई कोलाई। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये डिपेंड किस पे करता है? उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पे, यानी उसका बॉडी डिजाइन कैसा है। अब देखो यहां तक तुमने बहुत सारे कंसेप्ट जान गए। यहां से भी एक अलग कंसेप्ट की शुरुआत होती है, बट यहां से तुम लोग चैप्टर को और अच्छे से जानोगे। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। क्या? पहला रीजनरेशन, बाइनरी फ्यूजन पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्लोनिंग पढ़ेंगे। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट में इसको। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग पढ़ेंगे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एंड देन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस किस से होते हैं वो भी पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल के कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यूज कल्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजन से। फिजन में बताया कि एक चीज से, एक बड़ी चीज से दो चीजें बनना क्या होता है? फिजन होता है। क्या होता है? फिजन होता है। तो फिजन इज डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू और मोर डॉटर सेल। फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल क्या करता है? दो और दो से अधिक
डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, जन्म दे देता है। और इच सेल जो डिवाइड होके बना उसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। जैसे ये देखो एक पेरेंट सेल है, ये तुम्हारा एक पेरेंट सेल है, इसका देखो न्यूक्लियस ये है, एंड देन ये क्या किया, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, यानी फिजन हो गया। ठीक है, यहां पे डॉटर सेल बन गए। जो डॉटर सेल है वो भी फर्दर अपना साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करेगी और फर्दर वो डिवाइड कर सकती है। हम लोग के बुक में पढ़ना है दो टाइप्स ऑफ फिजन। पहला बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है यार, पेरेंट सेल जो डिवाइड करते हैं वो दो डॉटर सेल बनाते हैं, दो डॉटर सेल बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या है, जो पेरेंट्स डिवाइड करते हैं वो मेनी डॉटर सेल बनाते हैं, यानी मल्टीपल डॉटर सेल बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो चलो पहले पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। ओके, देखो बाइनरी फिजन के तीन सब टाइप्स है। पहला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और तीसरा है इरेगुलर बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलेगा, लेशमानिया में। लेशमानिया है क्या, लेशमानिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें कैसे सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। ये एक प्रोटिस्टा है, यानी प्रोटोजोआ है ये। और इट इसके पास फ्लैजिला होते हैं, ऐसे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। तो इसके पास फ्लैजिला है मूवमेंट करने के लिए। बट लेस्मानिया कुछ अच्छा आदमी नहीं है, वो क्या करता है, काला अजर बीमारी कॉज करता है। इट कॉजेज डिजीज कॉल्ड काला अजर, काला बुखार। और इसका वेक्टर कौन है, यानी कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लेशमानिया को कैरी करता है जिससे तुम बीमार होते हो, इसका वेक्टर है फीमेल सैंड फ्लाई। ओके, तो लेशमानिया हमारा मेन यहाँ पे बीमारी के बारे में नहीं जानना है, हमारा मेन रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है कि लेशमानिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। देखो लेशमानिया रिप्रोड्यूस करता है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल, यानी एक लंबी रेखा गुजरती है इनविजिबल, और उस रेखा के इस पार और इस पार एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। देखो ये एक लेशमानिया है, इसका ये फ्लैजिला है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये फ्लैजिला का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, इसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। देन ये ये फ्लैजिला एलोंगेट करते रहता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे नोटिस कर लो, ये सारे एनसीईआरटी के तुम्हारे डायग्राम है, न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, एंड देन यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। एंड यहां से देखो एक इनविजिबल लाइन बनाया मैंने, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन बनाया, और यहाँ ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, दो डॉटर सेल बन गए यहाँ पे। ये है तुम्हारा बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। आगे है ट्रांसफर फिजन। तुम्हारा ट्रांसफर बाइनरी फिजन कहाँ देखने को मिलता है, पैरामीशियम में। ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल का उल्टा लैटिट्यूडनल होता है, ऐसा पड़ा हुआ रेखा, जैसे पहले पैरामीशियम ऐसे पूरा गोल होता है ब्रो, देन उसके बाद अपना साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ किया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, एंड देन ट्रांसवर्स सेक्शन में वो बट गया, फिर यहाँ पे दो डॉटर सेल बन गए पैरामीशियम के। इंपॉर्टेंट है हमारे बुक में दिया हुआ इरेगुलर बाइनरी फिजन इन एमोबा। देखो एमोबा क्या है, एमोबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारा लेशमानिया भी यूनिसेलुलर था और एमोबा भी यूनिसेलुलर है। एमोबा भी हमारा यूकैरियोटिक है, यानी यूकैरियोट सेल से बना है, और ये भी बिलोंग करता है प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ फैमिली, यानी प्रोटिस्ट है ये भी। इट इज इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म, एमोबा का शेप इरेगुलर होता है, आज ऐसा देखोगे कल वैसा हो जाएगा, वो शेप अपना बदलते रहता है। इट हैज स्यूडोपीडिया और फॉल्स फीट दैट हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। हमारे यहाँ लेशमानिया के पास मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला था, बट हमारे यहाँ एमोबा के पास क्या है,
शिरोपोडिया यानी फॉल्स फीट, जो क्या करता है, मूवमेंट तो करवाता ही है, साथ ही साथ फूड कैप्चरिंग में भी, साथ ही साथ क्या, फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। और जिस मेथड से अमीबा फूड कैप्चर करता है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या, फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है ईट करना, इंगल्फ करना। क्या होता है, इंगल्फ करना, निगल जाना। ओके, देखो अमीबा कैसे डिवाइड करते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये एक पेरेंट सेल है अमीबा का, ये एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल पहले खुद का साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करेगा, देन डीएनए की कॉपी स्टार्ट हो जाएगी और ऑर्गेनल्स की कॉपी स्टार्ट हो जाएगी, रेप्लिकेशन हो जाएगा, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्योंकि अब सारी चीजें बन गई, डीएनए बन गया, ऑर्गेनल्स बन गया, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही तो है तुम्हारा इरेगुलर बाइनरी फिजन, यानी पता ही नहीं चल रहा है, ना यहाँ पे ना लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ना यहाँ पे लैटिट्यूडनल लाइन है, ये कैसे भी हो जा रहा है, इरेगुलर शेप बन रहा है। तो ये क्या है, इरेगुलर बाइनरी फिजन। अब हम लोग जानेंगे कैरियोकाइनेसिस, हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिए, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अब हम लोग जानेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। किसके बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का पैरासाइट है, ये मलेरिया कॉजिंग एजेंट है। देखो ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटिस्ट है ये भी। और ये क्या कॉज करता है, मलेरिया। और इसका वेक्टर कौन है, ये मलेरिया कॉज करने वाले जो इंसेक्ट्स है वो कौन है, वो कौन है तुम्हारा, वो है फीमेल एनेनोफिल्स मस्क्यूटोस। ओके, ये उनके द्वारा स्प्रेड होता है। ये देखो, ये तुम्हारे बुक में डायग्राम है, ये वाला हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहले ये तुम्हारा पैरामीशियम है, इसका जो ये लेयर देख रहे हो, प्रोटेक्टिव लेयर, ये क्या है, तुम्हारा सिस्ट है। क्या है, सिस्ट है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। पहले ऐसा होता है ओरिजिनल सेल। अब ये जो न्यूक्लियस है और इसी के अंदर ये सेल है, यही डिवाइड करने लगते हैं, यही, ये देखो ये छोटा सा न्यूक्लियस और ये सेल है, इसके अंदर, इस सिस्ट के अंदर ही डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये सारे अलग अलग कितने सारे सेल बनाया है, कितना सारा सेल बनाया है, कितना सारा सेल बनाया, और उसके अंदर ये ग्रीन ग्रीन न्यूक्लियस, मैं भी ग्रीन कलर कर देता हूँ, ग्रीन ग्रीन न्यूक्लियस, और ये सब येलो 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 सेल। तो ये सब क्या किया, बहुत सारे डॉटर सेल का प्रोडक्शन किया सिस्ट के अंदर, और सिस्ट देन ब्रस्ट हो जाता है, ये सिस्ट टूट जाता है, ये सिस्ट का लेयर देखो, ये टूट गया, ये जो रेड वाला मैं बनाया था इधर, एंड सारे डॉटर सेल बाहर निकल गए, सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल रिलीज। अब ये जो देखो, मैं शुरुआत में क्या बताया था कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, फिजन के बाद पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, तो ये भी देखो, ये पैरामीशियम का एग्जिस्टेंस नहीं रहा, ये नए नए डॉटर सेल आ गए, ये अपना ग्रोथ करेंगे, एक नया पैरामीशियम बनाएंगे, फिर ये करेंगे। अब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में अंतर क्या है, जान जाओ कि बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, वही मल्टीपल फिजन में मेनी डॉटर सेल फॉर्म, बहुत सारे डॉटर सेल बने, जैसे तुम लोग देखे ही। ओके, बाइनरी फिजन में एक बार डिवीजन हुआ, वही मल्टीपल फिजन में बहुत बार डिवीजन हुआ। ये सेल एक बार बनाया होगा, ये सेल और ये सेल बनाया होगा, ये सेल और ये सेल और ये सेल, यानी एक सेल से दो सेल बना होगा, फिर दो सेल से ये दो सेल, यानी चार सेल बना होगा, ये बना होगा और दो, ये बना होगा और दो, यानी मल्टीपल टाइम डिवीजन होता है। और फिर एक लिमिट के बाद सिस्ट ब्रेक हो जाता है और प्लाज्मोडियम, सॉरी, हाँ, प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया पैरासाइट के सारे सेल्स, सारे डॉटर सेल्स इधर उधर बिखर गए, तुम्हारे प्लाज्मोड ये बीमारी फैलाने लगे। यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो डेफिनेट पैटर्न में होता है, वही यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। ये सेल डिवाइड किया, कुछ देर बाद वो सेल डिवाइड किया, चाहे तो वो सेल नहीं भी डिवाइड कर सकता है, रुक सकता है, दूसरा सेल डिवाइड कर सकता है,
बट यहाँ पे सारे सेल में डिवीजन होगा, जो डॉटर सेल है वो बड़ी होगी और उसमें भी डिवीजन होगा। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? एमोबा में, लेशमानिया में, और ये कहाँ पे देखने को मिला? प्लाज्मोडियम में। आगे क्या है तुम्हारा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है यार? ये क्या है ब्रो? देख तो जानते हैं, फ्रेगमेंटेशन एज अ नाम सजेस्ट कर रहा है क्या? फ्रेगमेंट से बना हुआ। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ स्टेट ब्रेक और बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट एंड दैट फ्रेगमेंट लेटर बिहेव एज एन ऑर्गेनिज्म। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का कोई टुकड़ा बचा होगा, टुकड़ा टूटा होगा, एक फ्रेगमेंट टूटा होगा, एक स्टेट टूटा होगा, टूट गया होगा, या फिर मान लो वो जानबूझ के तोड़े, और फिर वही फ्रेगमेंट, वही जो फ्रेगमेंट है वो क्या बने? एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे। क्या बना दे? एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दे। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ये कहां देखने को मिलता है? स्पाइरोगाइरा। कहां देखने को मिलता है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा है क्या? स्पाइरोगाइरा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी तक तुम लोग पढ़े ऊपर सारे यूनिसेलुलर, अभी पढ़ो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ग्रीन कलर एल्गी है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, स्पाइरोगाइरा जो है प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो बहुत लोग एज अ टैबलेट भी लेते हैं स्पाइरोगाइरा को। ठीक है, तुम्हारे क्लास 8 नई वाली एनसीईआरटी जो आई है ना, न्यू एनसीईआरटी, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया है क्लास 8 में। आगे जानो, ये फिलामेंटस एल्गी है, यानी इसके पास फिलामेंट्स है। इसका जो शेप है वो कैसा है? स्पाइरल है। और इसके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है यानी क्या है? क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस कर सकता होगा। ये देखो, ये है तुम्हारा स्पाइरो गायरा। ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये शुरुआत में क्या बताया था मैं कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट है, ये देखो, ये है इसका क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप में। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल शेप में होता है। बाकी सब, बाकी न्यूक्लियस ये पूरा प्रेजेंट होता है। ये पूरा ग्रीन एरिया क्या है? न्यूक्लियस है। ये मैक्सिमम न्यूक्लियस कैरी करता है। उल्टा होता है इसके साथ, समझे? और यहाँ पे सेप्टम होता है, यानी डिवाइडिंग पॉइंट। ये फ्रेगमेंट में टूट जाता है सेप्टम से, और ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया यहां से, समझे? तो ऐसे होता है इसका रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से। ऑन मैच्योरिटी, मैच्योर होने के बाद, स्पाइरोगायरा ब्रेक इटसेल्फ इनटू मेनी फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप एज न्यू इंडिविजुअल। जैसे ही मैच्योर होता है स्पाइरोगायरा, अपने आप को ब्रेक कर लेता है, और सारा जो ब्रेकिंग फ्रेगमेंट्स है वो खुद रिप्रोड्यूस, एक तरीके का ये भी रिप्रोडक्शन हुआ, और वो जो फ्रेगमेंट्स है वो अपने आप को एज अ डेवलप कर लेते हैं। किसमें? एक ऑर्गेनिज्म में। किसमें? एक ऑर्गेनिज्म में। ओके, अगला पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस, वो क्या है? बडिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू वंस डेवलप फ्रॉम सम जनरेटिव anatomical point of parent called as birth। देखो क्या कह रहा है ये। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप किया वो एक एक एनाटॉमिकल पॉइंट से एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया, वो बॉडी या वो ऑर्गेनिज्म जिसको कहा गया बर्ड्स, और उसी से उसका क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। इसी को क्या बोलते हैं? बडिंग। यानी बडिंग इज अ प्रोसेस इन विच बर्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। बडिंग किस में होता है यार? तुम्हारे ईस्ट में होता है, यानी स्कैरोमाइसिस सेरेविसिया में। ओके, ये यीस्ट है क्या? यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, सॉरी ऑर्गेनिज्म, इट इज अ फंगी, और इसमें रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द हेल्प ऑफ एन आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड्स, यानी इसमें बर्ड फॉर्मेशन होता है। देखो ये है पेरेंट्स इटसेल्फ। ईस्ट का फॉर्मेशन तुम लोग तो देखे ही होगे, लोग ये पिज्जा उज्जा बनाने में, या फिर बहुत सारे आटा वाटा आजकल चल रहे हैं, जो कि तुम्हारा ये क्या बना रहा है, भटूरे बना रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग खाते पीते रहेंगे, अभी कॉन्सेप्ट खा लेते हैं पूरा। ये एक पेरेंट सेल है। इसमें देखो यहाँ पे आउटग्रोथ स्टार्ट होगा। ये क्या बनाएगा? एक बर्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये बर्ड।
और फिर ये बर्ड बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, चेन ऑफ बर्ड्स बन जाएगा। और यही बर्ड जब सेपरेट हो जाएगा तो एक नया ईस्ट का फॉर्मेशन कर देगा, यानी न्यू डॉटर सेल। बडिंग इन हाइड्रा, देखो देखो हाइड्रा तुम्हारा बडिंग कैसे करता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाइड्रा ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बट ये एक एनिमल है। हाइड्रा इज एन एनिमल, मल्टी सेलुलर एनिमल, एक्वाटिक है। ये 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक साइज में होता है, ठीक है। और इसके पास एक्सटेंशंस होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। और टेंटिकल्स हेल्प करते हैं इसके मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में। जैसे तुम्हारा लेशमानिया में तुम्हारा फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता था, एमोबा में तुम्हारा फॉल्स स्वीट यानी शिरोपीडिया मूवमेंट में हेल्प करता था और फूड को कैप्चर करने में, वही ये हाइड्रा में फूड को कैप्चर कौन करवाता है, तुम्हारा टेंटिकल्स। क्या, टेंटिकल्स। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, कट गया है बट कोई बात नहीं। यहां देखो क्या होता है, यहां पे देखो एक छोटे से पार्ट में डिवीजन स्टार्ट हुआ बहुत सारे सेल का। डिवीजन ऑफ सेल स्टार्ट्स एट द स्पेसिफिक पार्ट। तुम लोग अपने एनसीईआरटी में भी ऐसे मार्किंग कर सकते हो, ओके। एंड देन ये डिवीजन क्या में बना, बर्ड बनाया। क्या बना, बर्ड बनाया। द डेवलप्ड आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड। और ये बर्ड बाद में पूरा एक हाइड्रा में डेवलप हो गया। ये देखो ये बर्ड डेवलप्ड हो गया और बाद में जैसे ये मैच्योर हुआ, बर्ड्स अपॉन मैच्योरेशन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल और ये क्या बना दिया, एक न्यू हाइड्रा डॉटर सेल। न्यू डॉटर सेल क्या बना दिया, न्यू डॉटर सेल। अब जानते हैं हम लोग कुदरत की बहुत ही करिश्माई चीज रीजेनरेशन के बारे में, ठीक है। रीजेनरेशन के बारे में क्या है रीजेनरेशन ब्रो, देखो क्या है रीजेनरेशन बाय डेफिनेशन, the ability of living organisms to regrow or regain the lost part of body यानी lost body part by repeated cell division is called as regeneration। एग्जाम्पल में लिजार्ड टेल, स्टारफिश की आम। देखो रीजनरेशन एक ऐसा एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें वो कटे कुटे चीजों का क्या करता है, रिगेन कर देता है वो बॉडी पार्ट। जैसे कि लिजार्ड, जैसे उन लोगों का टेल कटता है रिगेन कर देते हैं वो टेल, दोबारा ग्रो कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, दोबारा से जनरेशन। री मतलब होता है अगेन, जनरेशन का मतलब होता है उत्पादन। तो दोबारा से उत्पादन कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं, वो क्या है, रीजनरेशन। बट कुछ ऑर्गेनिज्म धोखाधड़ी कर देते हैं इस प्रोसेस से। ये प्रोसेस बनाया गया था कि तुम्हारा हाथ कट गया या पूंछ कट गया तो तुम रीग्रो कर लो, यानी आर्म्स कट गए, स्टारफिश में टेल कट गया तो रीग्रो कर लो। बट कुछ ऑर्गेनिज्म्स यहाँ पे चीटिंग कर देते हैं और वो क्या करते हैं, सम ऑर्गेनिज्म यूज रीजनरेशन एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू मेक न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। ये हाइड्रा में बडिंग भी होता है और रीजनरेशन भी होते हैं। क्या बोल रहा है यार, कि जैसे ही कोई टुकड़ा टूटता है किसी ऑर्गेनिज्म में, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा ये क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं कि यार ये तो मेरे को मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल गया, ये एक नया भगवान ने आशीर्वाद मेरे को दे दिया जिससे मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूं, और ये उसी से नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। यानी ये टुकड़ा भी एक, अगर मान लो ये एक तुम्हारा हाइड्रा है और ये दो टुकड़े में टूटा तो फ्रेगमेंटेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, रीग्रो कर लेगा ये पार्ट से। प्लानेरिया में रीजनरेशन कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा अपनी दृष्टि डालेंगे। देखो प्लानेरिया है क्या, प्लानेरिया को हम लोग बोलते हैं फ्लैटवर्म, ओके। ये एक एनिमल है, मल्टी सेलुलर है और ये 1 सेंटीमीटर से लेके 1 फीट लंबा भी हो सकता है। और प्लानेरिया बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है फिर भी ये बहुत ही सिंपल एनिमल है, ठीक है। इसीलिए लेटर हम लोग जानेंगे कि इसीलिए प्लेनेरिया में रीजनरेशन हो जा रहा है और रीजनरेशन होकर नया इंडिविजुअल बन जा रहा है। बट अभी आगे पढ़ो, इसके पास एक ब्लैक डॉट सेल होते हैं जिससे ये लाइट को कैचेस करता है और इसी तरीके से वो प्री कैचेस करता है। और प्लेनेरिया कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, गैमेट्स बना के। अब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे किया, ये रीजनरेशन करके। कैसे, देखो ये प्लेनेरिया है, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, दो भागों में बट गया, किस कट गया और दो भागों में बट गया, वाओ।
क्या बात मैंने बोला। और ये दो भाग रीग्रो कर लिए फिर से और नया प्लेनेरिया बना दिए। यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम है, ये प्लेनेरिया है, 3 पार्ट्स में कटा, और ये तीनों पार्ट जो हेड है, जो तुम्हारा ये मिडिल पार्ट है, और ये तुम्हारा जो टेल है, यानी हेड बॉडी टेल, ये क्या बना दिया, फिर से नया प्लेनेरिया बना दिया। तुम लोग यूट्यूब में जाओ और प्लेनेरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है एक बार उसका वीडियो देखो, मैं पक्का बोल रहा हूँ कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। एक बार जाके देख के आओ, ठीक है। यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है कि हियर रीजनरेशन वाज परफॉर्म टू ग्रो लॉस्ट पार्ट बट इट मेक न्यू प्लेनेरिया। यहां पे रीजनरेशन क्यों किया गया कि यार जो कटा फुटा पार्ट था उसको ग्रो किया जाए, रीग्रो किया जाए, रीगेन किया जाए। बट ये क्या किया कि पूरा का पूरा प्लेनेरिया ही बना दिया, ये रिप्रोडक्शन कर दिया यार, ये चीटिंग कर दिया नेचर के साथ। पर क्या कैन अ लिजर्ड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कट टेल? पर क्या प्लेनेरिया जैसे किया अपने कटे हुए पार्ट से रिप्रोडक्शन, क्या एक लिजार्ड कर सकता है? देखो नहीं कर सकता। लिजार्ड देखते हो कि पूछ कट जाता है, पूछ मर जाता है, लिजार्ड का पूछ दोबारा रिग्रो तो हो जाता है, पर उस पूछ से, जो वो पूछ है उससे लिजार्ड आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता है भाई, जानते हैं? No, because every cell here is different from other body part and they cannot further make another type of cell as per the rule of reproduction. Since lizard is a complex organism but planaria is simple, cell of lizard will be different from that of planaria. या क्या मैं भी लिखता हूं, सिंपल वर्ड में समझो। रिप्रोडक्शन का रूल क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो किसकी तरह दिखेगा, उनकी तरह। यानी रेड ब्लड सेल अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो वो किसकी तरह दिखेगा, रेड ब्लड सेल की तरह, डब्ल्यूबीसी की तरह नहीं दिखेगा, है ना। वही तुम्हारा स्केलेटल सेल रिप्रोड्यूस किया, बोन सेल, तो वो किसकी तरह दिखेगा, बोन सेल की तरह, ठीक है, रेड ब्लड सेल की तरह नहीं दिखेगा। तो वही ये चीजें बोल रहा है कि क्योंकि रिप्रोडक्शन का लॉ क्या कहता है कि जो चीज रिप्रोड्यूस किया वो उसकी तरह दिखेगा। और जो तुम्हारा लिजर्ड है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिसमें अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। तो जो टेल में सेल है वो स्केलेटन पार्ट रिग्रो नहीं कर सकता, स्केलेटल सेल नहीं बना सकता है, उसके नर्वस सेल जो उसके ब्रेन में वो नहीं बना सकता, इसीलिए वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। एक टोटीपोटेंट सेल ही होता है जो तुम्हारे एम्ब्रियो में होता है, वो हर एक सेल में रिग्रो कर सकता है। बाकी तुम्हारा बोन सेल रिप्रोड्यूस करेगा तो बोन सेल ही बनाएगा, बोन सेल रिप्रोड्यूस करके रेड ब्लड सेल नहीं बनाएगा, क्योंकि क्या पढ़े थे, ऑफ देयर ओन काइंड। खैर आगे चलते हैं इसमें। अब क्योंकि लिजार्ड एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यानी उसमें स्केलेटल सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, यानी नर्वस टिश्यूज भी है, नर्वस सेल भी है, न्यूरॉन्स भी है, तुम्हारे उसमें ब्लड्स भी है, और टेल में तुम्हारा एक सिंपल टाइप का दूसरा टिश्यूज था, तो वो सब नहीं बना सकता है। लेकिन प्लानेरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लिजर्ड से वो डिफरेंट है, इसे वो सारा रीग्रो कर लिया, उसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स या टिश्यूज पाए जाते हैं, तो वो रीग्रो कर लिया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हमारा लीवर सेल भी रीग्रो कर सकता है, उसके पास भी रीजनरेशन की पावर है, पर लीवर सेल से ह्यूमन नहीं बन सकता है, क्योंकि लीवर सेल जो है वो तुम्हारा स्केलेटल सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। यही बात है। अब चलो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे आते हैं। ये तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे होगे कि प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वगैरह वगैरह, पौधे ऐसे लगा दिए, गुलाब के फूल भी तुम लोग कितना उल्टा पुल्टा तरीके से लगा दिए होगे लोग। चलो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which plant produce new individual with the help of vegetative part, that is stem, root, leaf, etc. Vegetative propagation एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कहां देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है। जिससे क्या करता है, प्लांट एक नया इंडिविजुअल को जन्म देता है, यानी रिप्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, जिसको बोलते हैं स्टीम से या रूट से या लीफ से। देखो फ्लावर जो है तुम्हारा वो प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये तुम्हारा लीफ, ये स्टीम, ये तुम्हारा रूट्स, ये ब्रांचेस, ये सब क्या है, तुम्हारे वेजिटेटिव पार्ट है। और फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
क्या फ्लावर? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, the part of plant which involve in sexual reproduction is called flower, and it is called reproductive part of plant. And the part of plant which involve in asexual reproduction that produce new individual by asexual method is called vegetative parts. अब देखो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग पढ़ेंगे, किस किस तरीके से हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू डू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक नेचुरल तरीका है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और एक हम लोग इंसानों ने खोजी है कि हाँ ऐसे भी हम लोग पेड़ निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो पहले पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि ये नेचुरल है तो ऑफकोर्स नेचर के द्वारा होगा। इट इज डन बाय द नेचर और यूजिंग नेचुरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये नेचर के द्वारा होता है या फिर नेचुरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के नेचुरल पार्ट्स को यूज करके हम लोग बनाते हैं। जैसे कि पोटैटो वी ईट इज एन अंडरग्राउंड स्टीम दैट इज कॉल्ड स्टीम ट्यूबर। जो हम लोग पोटैटो खाते हैं वो क्या है? एक स्टीम है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टीम ट्यूबर भी बोलते हैं, ठीक है। अब we saw the seed of the potato to get it, but in nature it reproduce through eyes। देखे होगे तुम लोग, सुने होगे बहुत ज्यादा कि यार आलू के बीज लाओ, आलू बोना है, आलू की खेती करनी है, पर रियलिटी में क्या वो आलू बीज की तरह यूज होता है? नहीं, वो आलू अंदर जाके अपनी आईज बनाता है, अपना वेजिटेटिव पार्ट यूज करता है स्टीम से। वो क्या करता है? वेजिटेटिव पार्ट्स बनाता है, ठीक है, एंड देन रिप्रोड्यूस करता है। ये देखो, ये आई है, ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है, ये प्लांट में पाए जाते हैं। ओके, ये स्कार ऑफ स्टीम है, यहां से स्टीम निकलेगा, ये मेन स्कार है। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर तुम लोग देखते हो, बहुत देर आलू रख देते हो तो व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर, वो क्या है? आई ऑफ द पोटैटो है। वहां से क्या होता है? रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। उसको निकाल के ये देख, बचपन में तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट किए होगे, नहीं किए होगे तो अभी करना। एक आलू लो, उसमें उसको ह्यूमिड कंडीशन में रखो, एंड देन तुम लोग इतना एरिया कट करके, इतना एरिया ये कट करके, आई वाला पार्ट कट करके तुम जमीन में रोप दो और देखो उससे आलू निकलता है कि नहीं। ठीक है, चलो तब तक हम लोग आलू निकालते हैं, तुम लोग तब तक आगे के लेक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। In humid weather, or if we wet the potato or keep it in a condition like कंडीशन ऑफ, समझो कि गीला रखो उसको, एयर में रखो, वाटर में रखो, लाइट में रखो, तो उसके बाद क्या होता है? कुछ टाइम के बाद उसमें एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको बोलते हैं क्या? आई। और आई क्या है? एक वेजिटेटिव पार्ट है जो कि फर्दर रिप्रोड्यूस करता है और दूसरा पोटैटो बना देता है, अगर एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, एप्रोप्रिएट सॉइल में रखा जाए। अब तुम लोग आलू की खेती गर्मी के सीजन में करोगे तो होगा? नहीं होगा, उसके लिए ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, कोल्ड कंडीशन चाहिए, अच्छा टाइमिंग चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन हुआ। अब कैसे रिप्रोडक्शन हुआ? क्योंकि आई के पास, तुम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, मेरिस्मेटिक सेल्स, मेरिस्मेटिक टिश्यूज, तो आई के पास नेचुरली डिवाइडिंग सेल्स है जिसको क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक सेल्स। इसलिए वो पूरा का पूरा आलू एक बना दिया। ब्रायोफिलियम में क्या होता है? ब्रायोफिलियम में भी नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? ब्रायोफिलियम रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लीव बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो एक ऐसा प्लांट है जो अपने पत्तियों से रिप्रोड्यूस कर देता है। On the leaf margin of bryophyllum in the notch area, they have leaf bud on the edges. And this leaf buds can reproduce। क्या बोल रहा है यार? ये मैं डायग्राम लेके आया हूं कि ये देखो, ये ब्रायोफिलम का पत्ता है, इसके जो लीफ ब्लेड के नोच है, यानी ऐसी जो स्ट्रक्चर है, नोकीला स्ट्रक्चर है, इसके एज पे, यानी इसके किनारे पे, इसके किनारे पे, इसके नोच में क्या पाया जाता है? ये बर्ड्स, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये बर्ड्स। और जैसे ही ये बर्ड्स जमीन में गिरते हैं या फिर कहीं तुम रिप्रोड्यूस करते हो, रोप दोगे, तो ये नया ब्रायोफिलम प्लांट बना देंगे। आगे हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी इंसानों के द्वारा की गई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। ठीक है, मस्त हम लोग जानेंगे, इसको अच्छे से जानेंगे। तुम लोग बैठे रहो कुर्सी की पेटी बांध के, और मैं तुम लोगों का
पेटी बना देता हूं पढ़ा पढ़ा के, बोर कर करके। चलो पढ़ते हैं, बहुत मजाक हो गए। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज डन बाई ह्यूमन फोर्स, यानी ये ह्यूमन के द्वारा होती है। अगर हम लोग नहीं करें तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होगा। दो टाइप से हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। कैसे? एक ऑन फील्ड कर सकते हैं, दूसरा लेबोरेटरी में कर सकते हैं। ऑन फील्ड क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? ऑन फील्ड हम लोग कर सकते हैं कटिंग, लेयरिंग, क्राफ्टिंग। और लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं हम लोग? टिश्यू कल्चर। डिटेल में जानेंगे हम लोग, अभी सब नहीं जान रहे हो यहाँ पे। आगे देखो कटिंग क्या है। A part of stem is cut and the cutted end grows into a new plant when placed in a moist soil. Example guava, lychee, lemon, rose, etc. कटिंग क्या है? जैसे ये पेड़ है, ये तुम्हारा एक पेड़ है, ये मान लो रोज, ब्लू रोज है, ब्लू रोज, ओके, ब्लू रोज है। यहां से हम लोग स्टीम कट किए, यहां से क्या किए? यहां से ये स्टीम को हम लोग कट किए। मैं भी रेड कलर ले लेता हूं, कोई बात नहीं, कलर चेंज नहीं हुआ। ये स्टीम को हम लोग कट किए और यही स्टीम को दोबारा से क्या किए? हम लोग जमीन में गाड़ दिए प्लांट बनने के लिए। ठीक है, स्टीम कटेड एंड देन रीग्रो एज न्यू प्लांट। ये स्टीम को हम लोग जमीन में गाड़ दिए, ये रोज के प्लांट को, और ये फिर क्या किया? ये रिग्रो किया और ज्यादा गुलाब खिला के तुमको दे दिया। इसको क्या बोलते हैं? कटिंग। कटिंग मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी प्लांट के स्टीम को, यानी वेजिटेटिव पार्ट को, स्टीम ले या फिर तुम्हारा रूट्स ले या जो भी चीज ले, कट करे एंड देन उसको मिट्टी में गाड़ दे और वो एक प्लांट में बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? कटिंग। ठीक है। लेयरिंग क्या है? द स्टीम ऑफ अ प्लांट इज बेंट डाउन अंटिल इट टचेस द ग्राउंड। द स्टीम इज देन कटेड एंड सेपरेटेड वंस इट डेवलप रूट्स एंड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। जैसे कि ये लेमन में होता है, जैस्मिन में होता है, रोज में होता है। लेयरिंग क्या है? देखो, ये रोज उगा उगा उगा, इसको फोर्सफुली हम लोग बेंड करा दिए और मिट्टी ऊपर से ढक दिए। अब यहां जो हिस्सा है ये भी एक रूट बना लेगा, ये भी क्या बना लेगा? एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। बेंडेड टिल इट्स टच द ग्राउंड और सॉइल। तब तक हम लोग इसको बेंड करते हैं जब तक ये ग्राउंड या सॉइल टच ना करे। और जैसे ही रूट डेवलप हुआ वैसे ही यहां से क्या कर दिए? कट कर दिए, कट कर दिए, और ये एक नया प्लांट बन गया। क्या बन गया? ये एक न्यू प्लांट बन गया, यानी रिप्रोडक्शन हो गया। देखो, बच्चा पैदा कर दिया, रिप्रोड्यूस, पी आर, ओहो, ये खुद सही हो जाता है, REPRODUCE, रिप्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? रिप्रोड्यूस कर दिया। ओके, आगे जानते हैं ग्राफ्टिंग। ये ऐसा प्रोसेस है जो कि सुबह 2 बजे, अभी 1:40 हो रहा है, यानी कुछ ही देर में यूट्यूब पे ये दिखने लगेगा, यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत देखते हो लोग। तो ग्राफ्टिंग क्या है? द स्टीम ऑफ अ प्लांट इज कटेड एंड देन फिटेड ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट and covered with grafting wicks and tips. Example apple, oranges, watermelon and ornamental plant. देखो, ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग दूसरे प्लांट के स्टीम लेते हैं और वो दूसरे किसी और स्ट्रॉन्ग प्लांट में हम लोग चिपका देते हैं विथ टिप्स एंड वैक्सेस, और तब जाके उस हिस्से से एक नया जो पेड़ चिपकाते हैं उसका ग्रोथ होने लगेगा, वो खिलने लगेगा, वो फलने लगेगा। उसको क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। ठीक है। अब देखो, जो चीज रूट से कनेक्टेड होता है ये उसको बोलते हैं स्टॉक, और जिसको हम लोग लेना चाहते हैं, जो सेक्शन हम लोग लेना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्क्योन। ठीक है। अब यहां पे कट पीस किए एंड देन स्क्योन को हम लोग डाले स्टॉक में, ग्राफ्टिंग पेपर से, वैक्स से ग्राफ्टिंग टेप्स लगाए और फिर इसको जमने दिए, ग्राफ्टिंग वैक्स लगाए, देन इसको जमने दिए, बढ़ने दिए, बड़े बड़े बड़े, यार वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। but we grow a desirable plant here and it will grow as normal plant but only scion will grow। यानी क्या कर रहा है कि अगर हम लोग इस साइड लगा दिए तो ये जो स्टॉक का प्लांट था, मान लो ये तुम्हारा रोज प्लांट था, ये नहीं ग्रो करेगा। एप्पल जो ऊपर लगाए हो वो ग्रो करने लगेगा। ठीक है। और इस तरीके से हम लोग सिर्फ डिजरेबल प्लांट, ओके, एप्पल रोज से तो एप्पल नहीं बना सकते पर एप्पल से रोज बना सकते, उल्टा कर दिए, क्योंकि एप्पल स्ट्रॉन्ग प्लांट है, क्योंकि एप्पल स्ट्रॉन्ग प्लांट है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं दोबारा से, कोई नहीं। ये क्या है? ये क्या है ब्रो? ये तुम्हारा एप्पल है।
और इसमें क्या बना दिया, रोज। और इस तरीके से हम लोग डिजायरेबल ग्रोथ निकाल सकते हैं किसी भी प्लांट का। अब जानो ये टिश्यू कल्चर क्या है, जो लैब्स में होता है, इन लेबोरेटरीज होता है। और ये एक तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है इसमें एग्जामिनेशन में, तो ध्यान से इसको पढ़ो। प्लांट्स जब टेस्ट ट्यूब में ग्रो किए जाते हैं, जब टेस्ट ट्यूब के अंदर रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर इज अ रिप्रोडक्शन इन विच ग्रुप ऑफ सेल ऑफ प्लांट आर ग्रोन बाय द केमिकल सब्सटेंस एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइड इन टेस्ट ट्यूब। यानी ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें टिश्यू का कल्चर करना, टिश्यू कल्चर मतलब टिश्यूज को ग्रो करना, टिश्यूज का कल्चर करना, एज अ नेम सजेस्ट, क्या कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हम लोग ग्रुप ऑफ सेल ले किसी भी प्लांट का और उसको किसी केमिकल सब्सटेंस से या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके टेस्ट ट्यूब के अंदर रीग्रो करवाए, टेस्ट ट्यूब के अंदर रिप्रोड्यूस कराए, इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। जैसे कि ये एक रोज प्लांट है, इसके हम लोग बर्ड्स को लिए एंड देन इसको डाले हम लोग चाइना डिश पे, ये तुम्हारा ये टिश्यू सैंपल है, ओके। और इस टिश्यू सैंपल पे हम लोग क्या डाले, न्यूट्रिएंट डाले, ऊपर से क्या डाले, न्यूट्रिएंट डाले, ठीक है, चाइना डिश में न्यूट्रिएंट डाले, देन वो क्या बनाएगा, कैलस बना देगा, क्या बना देगा, कैलस, ठीक है। ये कैलस है क्या, ये ऑर्गेनाइज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ प्लांट सेल है, जो बाद में रिप्रोड्यूस करेगा, एक नया प्लांट सेल बनाएगा। देखो यहां पे ये भी लिखा हुआ है क्या, कि प्लांट टिश्यूज एक्स प्लांट इज स्क्रैप फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। यानी जो डिजायरेबल प्लांट हमको टिश्यू कल्चर करना है, जो हमको लैब में रो करना है, ग्रो करना है, उसमें से हम लोग प्लांट के कुछ हिस्से ले लेते हैं, प्लांट टिश्यूज ले लेते हैं। और ये जो प्लांट टिश्यूज है, इसको हम लोग न्यूट्रिएंट फिल्ड मीडियम में रखते हैं फोटो हार्मोन्स के द्वारा, ताकि फोटोसिंथेसिस करते रहे, और देन ये रिप्रोड्यूस करने लगता है, डिवाइड करने लगता है अनडिफरेंशिएटेड सेल में। अनडिफरेंशिएटेड सेल यानी ऐसे सेल जिनका भी कुछ काम नहीं है, वो बाद में अपना काम लेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, कैलस। एंड देन ये कैलस क्या करता है, एक नया नया प्लांटलेट्स बनाने लगता है, और ये प्लांटलेट्स बाद में क्या होते हैं भाई, प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं, पॉट्स एंड ट्रे में रखे जाते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। तुम्हारे स्पेस में खेती ऐसे ही होती है, स्पेस में खाना की खेती ऐसे ही होती है, खाना कहाँ से आएगा स्पेस में, इसी के द्वारा। टिश्यू कल्चर का एडवांटेज क्या है यार, अभी तुम लोग जाने कि द एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर इज वी कैन ग्रो एनी प्लांट ऑन एनी कंडीशन एंड एनीवेयर। हम लोग किसी भी कंडीशन में बस न्यूट्रिएंट दे दे, कंडीशन सप्लाई कर दे, थोड़ा उसमें फोटो हार्मोन्स डाल दे, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं कहीं भी, धरती पे, स्पेस में, मार्स पे, किसी दूसरे यूनिवर्स में, तीसरे यूनिवर्स में, बस लाइट देते रहे, हार्मोन्स देते रहे, न्यूट्रिएंट देते रहे। और वी कैन ग्रो ऑफ सीजनल प्लांट, यानी अगर कोई प्लांट ठंडी में सिर्फ जमता है, उसको हम लोग गर्मी में भी जमा सकते हैं, गर्मी में भी उसकी खेती कर सकते हैं टिश्यू कल्चर करा के। और ये काफी महंगा है, खेती मत करना लोग, तुम्हारे पास इतना पैसा है तो मेरे को भी दे देना एक्स्ट्रा, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो, आरा से ही हूँ, ज्यादा दूर नहीं हूँ। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मार्स पे नहीं हूँ, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज क्या है, चलो हम लोग वो जानते हैं। Plants rise by vegetative propagation can bear flower and fruit earlier than those produced from the seeds. ऐसे प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोड्यूस किए गए हैं, वो सीड्स द्वारा रिप्रोड्यूस किए गए प्लांट से जल्दी फ्लावर एंड फ्रूट उगा सकते हैं, ताकि तुम खा लो। जैसे कि यहाँ एप्पल में डायरेक्ट हम डंडी जोड़ दिए, ये तुरंत उग जाएगा, रादर देन कि एक एप्पल का हम लोग सीड्स लगाए वगैरह करें, ठीक है, नहीं, तुरंत हम लोग को जल्दी जल्दी काम है सब चीज। आगे क्या है, प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर ऑफ टाइम इन लेस टाइम। यानी एक ही बार में सारे स्टेम्स को कट करो, उगा दो, बहुत सारे पेड़ इकट्ठा हो गए, वेट नहीं करेंगे। सोचो यार, इस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता प्लांट को प्रोड्यूस करने में, तो पहले यार प्लांट बड़ा होगा, देन वो आम बनाएगा या गुआवा बनाएगा, पीला कलर का आम बना देते हैं हम, येलो कलर सिलेक्टेड, एंड वो क्या बनाएगा, आम बनाएगा, देन वो बड़ा होगा, वो कोई जानवर खाएगा, सीड बनाएगा,
झंझट छोड़ो यार, रिप्रोड्यूस करना लेस टाइम में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टिम काटो, लेयरिंग करो, ग्राफ्टिंग करो, धक 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 धक, हो गया रिप्रोडक्शन। और बहुत सारे हम लोग लार्ज नंबर्स में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लार्ज नंबर में भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और लेस टाइम में भी कर सकते हैं। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फायदा है, ठीक है। Such method also make possible the propagation of the plants such as banana, oranges, rose and jasmine which have lost their capacity of producing seed। अब देखो, क्योंकि बार बार हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर लेते हैं, इसलिए कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे अपना सीड भी लूज कर चुके हैं। ऑरेंजेस, बनानास, जैस्मिन, रोज, इन सब का रिप्रोडक्शन होते रहे, ये पॉसिबल होते रहे, वो एग्जिस्ट करते रहे, एक्सटिंक्ट ना हो। शुरुआत में क्या बोला था कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे यार, तुम विलुप्त हो जाओगे, विलुप्त हो जाओगे। तो विलुप्त ना हो जाओ, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन जरूरी है कि जो सीडलेस प्लांट है वो भी इस एग्जिस्टेंस में बने रहे, वो भी इस धरती को शेयर करते रहे, हमारी तरह तुम्हारी तरह खाते पीते रहे, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन जरूरी है। The plant is produced is genetically similar enough to the parents of plant। ये एक एडवांटेज है कि अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ तो आम का पेड़ जो है अगर बहुत मीठा है, आम का पेड़ का तो नहीं होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, चलो बनाना का मानते हैं, तो बनाना जो है वो बहुत मीठा है, तो जो उसका बच्चा बनाना होगा, यानी उसी से बनाया हुआ, उसी के आई से रीग्रो किया हुआ बनाना होगा, ये जो केला होगा ये भी बहुत मीठा होगा। यानी कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स का ऑब्टेन्ड होते रहता है, जेनेटिकली पेरेंट्स के जैसा ही दिखता है, कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं आता, इवोल्यूशन जल्दी नहीं आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। इसी तरीके से डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ फ्रूट कैन बी मेंटेन्ड, यानी अगर यही वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता रहे तो अगर मीठा केला उगाना है तो मीठा केला उगते रहेगा, कोई तीता केला या खट्टा केला हुआ जो पका नहीं उसको साइड कर दो, वो रिप्रोड्यूस मत करो। आगे जानते हैं एक नया रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। ये कहां पे देखने को मिलता है, ये राइजोपोज में या ब्रेड मोल्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। राइजोपोज रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का मतलब कि ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है। स्पोर्स क्या है हम लोग लेटर जानेंगे। स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल मिंट फॉर रिप्रोडक्शन। स्पोर्स एक स्पेशल प्रकार का सेल है जिसका अस्तित्व ही रिप्रोडक्शन करने के लिए आया है, यानी वो डेवलप्ड ही रिप्रोडक्शन करने के लिए आया है। और स्पोर्स फॉर्मेशन तभी होता है जब कंडीशन जो है अनफेवरेबल हो, ये लेटर जान लो। इट रिप्रोड्यूस इन मॉइस्ट एंड डार्क कंडीशन, मॉइस्ट एंड डार्क कंडीशन यानी अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होता है। ब्रेड मोल्ड क्या है, इज अ मल्टी सेलुलर फंगी जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। हम लोग ब्रेड मोल्ड के बारे में जानेंगे। ये देखो, ये तुम्हारा बुक में शायद डायग्राम है या फिर मैं निकाला हूं, ये एक ब्रेड मोल्ड है। ये क्या किया, यहां पे है ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया ये क्या है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो स्टॉक देख रहे हो, ये जो फिलामेंट देख रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया फिर, स्पोरेंजिया फिरे। ये क्या है, फिलामेंट है। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, राइजोइड है। क्या है, राइजोइड है। एंड देन ये स्पोरेंजिया ब्रेक कर जाता है और ये छोटे 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 जो डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर जो इसके बीज टाइप के तुम लोग देख रहे हो, ये क्या है, स्पोर्स है। क्या है, स्पोर्स है। तो ये राइजोपोज में स्पोर्स फॉर्मेशन का तुम्हारा डायग्राम है। स्पोरेंजिया कैरीज spores and they can reproduce and create new bread mold। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होता है, और उस स्पोर से क्या होता है, नए नए जो ब्रेड मोल्ड है, जो तुम्हारा नया नया फंगस है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो रिप्रोड्यूस हो गया। स्पोर्स हैव थिक प्रोटेक्टिव, ये बात बता रहे स्पोर्स के बारे में कि स्पोर्स के पास क्या होता है, क्योंकि स्पोर्स फॉर्मेशन में क्या बोला, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो उसको प्रोटेक्ट करके रखो, तभी तो वो सरवाइव कर पाएगा। तो स्पोर्स के पास होता है थिक प्रोटेक्टिव कोट, जो कि उनको एक्सट्रीम वेदर में, एक्सट्रीम कंडीशन में, जो अनफेवरेबल कंडीशन था, अनफेवरेबल कंडीशन था, ठीक है, उसमें सरवाइव करने में हेल्प करे, उसमें सरवाइव करने में हेल्प करे। क्या, ये प्रोटेक्टिव कोट। तो स्पोर्स के पास क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोट। इससे रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखना, स्पोर्स फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, मॉइस्ट कंडीशन, डार्क कंडीशन में,
और क्योंकि ऐसे भी कंडीशन में रिप्रोड्यूस करना हो, ऐसे भी कंडीशन में क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो क्या होगा, तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा स्पोर्ट्स को, यानी बच्चे को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो उनके पास क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोट। क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोट। अब इफ स्पोर ग्रोज न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस, अगर स्पोर फॉर्मेशन हुआ और स्पोर्स जम गया कहीं पे, तुम्हारा क्या होगा, नया इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो जाएगा, यानी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर्स फॉर्मेशन का, स्पोर्स फॉर्मेशन का एडवांटेज देखो, सबसे पहला एडवांटेज तो यही आता है दिमाग में स्पोर्स फॉर्मेशन का, कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन वन स्पोरोजियम। एक ही बार में एक स्पोरोजियम के अंदर, एक स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसीलिए ब्रेड एकदम जल्दी जल्दी खराब हो जाता है तुम्हारा, एकदम फटाफट खराब हो जाता है। आगे क्या है, दे आर राउंडेड एंड वेरी लाइट इन वेट एंड हेंस कैन इजिली ट्रांसफर्ड फॉर जर्मिनेशन। स्पोर्स जो होते हैं वो एकदम बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं और राउंड शेप के होते हैं, तो एयर के साथ भी एकदम फ्लो कर जाते हैं। तो जो इसका ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसफर्ड होता है, डिस्पर्सल होता है, वो बहुत ही जल्दी होता है। और इसी तरीके से जर्मिनेशन के लिए बहुत ही जल्दी ये फैलता है और बहुत जल्दी फैल जाता है। इसीलिए फंगस देखते हो कि कितना जल्दी तुम्हारे शरीर में फैलते रहते हैं, या कहीं ब्रेड व्रेड में लग गया या खाने होने में लग गया तो फैल हो गया। स्पोर्स आर डिस्ट्रप्टिव इजिली बाय द एयर, distributed easily by the air too far off places to avoid competition at one place। यही मैं बताया क्या, कि स्पोर्ट्स गोल होते हैं और इतने हल्के होते हैं कि वो हवा से भी इतने दूर चले जाते हैं कि फिर वहां रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। और क्योंकि पास पास रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे तो अपने मदर को भी, यानी मदर स्पोर्ट्स को भी, मदर फंगस को भी कंपटीशन नहीं दे रहे हैं। तो कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छे से रिग्रो कर पाएंगे। क्या होगा, अच्छे से रीग्रो कर पाएंगे, रीग्रो बेटर। आगे जानो, स्पोर्स के पास, स्पोर्स फॉर्मेशन का और क्या फायदे, कि स्पोर्स के पास क्या होता है, स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक वॉल टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब देखो यार, इन लोगों के पास तो प्रोटेक्टिव लेयर दिया ही गया, उस प्रोटेक्टिव लेयर के बाद थिक वॉल भी दी गई। वो थिक वॉल ही प्रोटेक्टिव लेयर है, वो बात अलग है। क्या करता है ये, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है उनमें वाटर, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है सबके लिविंग के लिए, सबके लिविंग के लिए पानी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहे, इसलिए वो वॉल दी गई कि वाटर स्केप ना करे, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में भी रिप्रोडक्शन हो पाए। अब ये चीज जानो क्लोनिंग के बारे में, ये तुम्हारी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तुम लोग यहाँ भी वीडियो रोक सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो पार्ट को, बट बेटर यार जान लो, ये चीज नई नई इंडिविजुअली साइंटिस्ट ने खोज के, मेहनत करके खोजी है। देखो क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं क्लोन बनाना। पोकेमोन में देखे होगे, कार्टून्स में देखे होगे, बहुत सारे चीजों में देखे होगे क्लोन बनना। तो क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाते किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी मैं जैसा बोल रहा हूं सेम मेरी तरह ही मेरा बच्चा बोलने लगेगा, समझे। अगर क्लोनिंग से मैं पैदा करूं अपने बच्चे को, तो जो कि पॉसिबल है नहीं ऑफ कोर्स, कितना खर्चीला है यार, इतना पैसा कौन उठाएगा। बट आगे जानते हैं, A single parent produce offspring without the need of fertilization, यानी फर्टिलाइजेशन की, यानी एक लड़की की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गैमेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बिना ही मेरा ऑफस्प्रिंग हो जाएगा, मेरा चाइल्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये क्लोनिंग का जादू है। देखो क्लोनिंग पहली बार एक शिप पे की गई थी, ठीक है, और जिससे डॉली नाम की शिप प्रोड्यूस हुई थी, जो क्लोनिंग से बनी हुई शिप थी। ये न्यूज में तुम लोग देखे होगे, कैसे निकाला गया भाई, कि इस शिप से फिन डॉर्सेट नाम की जो शिप है, ये न्यूक्लियस की डोनर बनी, और ये जो शिप है ये साइटोप्लाज्मा का डोनर बनी। दोनों न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा को फ्यूज कराया गया, एंड देन ये रिप्रोड्यूस करते रहे और ब्लास्टोसिस सेल बनाए। और ब्लास्टोसिस सेल जो है, जैसे ये एक सेल मान लो,
इसको किसके अंदर डाल दिया गया, एक दूसरे शिप के अंदर डाला दिया गया, सैरोगेट करा दिया गया, ठीक है। इसके वूम में वो पैदा होते रही और देन वो बनी डॉली, जिसका कैरेक्टर किसकी तरह दिखता था, इसकी तरह दिखता था, यानी अपनी मम्मी की तरह दिखता था, ठीक है। चलो बस चलो, ज्यादा हम लोग क्लोनिंग के बारे में नहीं जानते, फिर से तुम लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को। और पार्ट 2 लेके मैं जल्दी आऊंगा तुम लोगों के साथ। रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 भी हम लोग तुरंत एकदम और अच्छे से खत्म करेंगे। तब तक मैं भी मस्त तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ख्याल रखो अपना, एग्जाम